आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम करेंगे पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग के बारे में। तो पोस्ट बॉक्सेस हमारे पास आते हैं क्लोज नंबर 55 में और दूसरे हमारे पास आएंगे पोस्ट बैग क्लोज नंबर 56 में। और साथ में आज की वीडियो में करेंगे ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पीएन के बारे में, पत्र बॉक्स चपरासी के कर्तव्यों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास क्लोज नंबर 55 पोस्ट बॉक्सेस का। Post boxes are available on a rent at certain post offices as may be determined in this behalf by head of circle। पोस्ट बॉक्स जो है केवल कुछ एक डाक घरों में किराए पर उपलब्ध होंगे। कौन से डाकघरों में उपलब्ध होंगे? एज मे बी डिटरमाइंड इन दिस बिहाफ बाई हेड ऑफ सर्कल, जैसा कि सर्कल प्रमुख के द्वारा इसके संबंध में निर्धारित किया जाएगा। यानी कि सीपीएमजी इस चीज का निर्धारण करेगा कि कौन से डाकघरों में किराए पर पोस्ट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और कुछ एक डाकघर होते हैं, सभी डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। कंडीशंस की बात करें, अब मान लीजिए मैंने एक पोस्ट बॉक्स किराए पर ले रखा है, तो मेरे लिए कौन सी डाक वस्तुओं को पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किया जा सकता है? सबसे पहले ओनली फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, लेटर्स, इनलैंड लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, एरोग्राम्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स बेयरिंग पोस्ट बॉक्स नंबर आर डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कौन सी डाक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओनली फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल। पत्र डाक के पूरी तरह से भुगतान किए हुए अपंजीकृत लेखों का वितरण ही पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जाएगा। अब इसमें आपको जो चीज समझ लेनी है, एक होते हैं आपके पास लेटर मेल, ठीक है, एक आ जाएंगे लेटर मेल, दूसरे होते हैं आपके पास पार्सल मेल। ठीक है, तो पार्सल मेल में केवल एक ही श्रेणी आती है पार्सल की, और लेटर मेल में आपके पास 9 तरह की श्रेणियों के लेख शामिल है। वो हम करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। तो लेटर मेल या पत्र डाक में 9 श्रेणियों के लेख शामिल हैं, उनका वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है, वो अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, उनका पंजीकरण नहीं किया गया होना चाहिए। तीसरी बात जो ध्यान रखनी है, वो फुली प्रीपेड होने चाहिए। फुली प्रीपेड मतलब कि उनके लिए जो पोस्टेज चार्जेस है उनका भुगतान पूरी तरह से किया गया होना चाहिए। तो यहाँ पे दे भी रखे हैं, पत्र हैं, इनलैंड लेटर कार्ड है, पोस्ट कार्ड है, एरोग्राम, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, बुक्स बेयरिंग पोस्ट बॉक्स नंबर, इन सभी का वितरण जो है वो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। अभी यहाँ पे मैंने बोला कि भाई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, यानी कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर क्या हो रहा है? पंजीकृत समाचार पत्र। लेकिन यहाँ पे बोला वो अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, तो इसका पंजीकरण जो है, जब भी इसका पंजीकरण किया जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के अंडर, तो उसको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस में जो पंजीकरण किया जाता है 17 रुपीज उसके लिए लगते हैं, वो एक अलग चीज होती है। तो यहाँ पे ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का मतलब ये नहीं है कि इसका पंजीकरण पोस्ट ऑफिस में किया गया, तो इसका वितरण भी जो है वो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ओनली फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल का वितरण ही पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जाएगा, पार्सल मेल आर्टिकल्स का नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू अदर पर्सन और फर्म्स केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर नोट डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स एक्सेप्ट इन दी फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित मामलों को छोड़कर अन्य व्यक्ति या फर्मों को संबोधित लेख पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किए जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? अब देखो, जो व्यक्ति पोस्ट बॉक्स किराए पर लेगा उसकी डाक वस्तुएं पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित की जाएंगी, और हमने ऊपर कर लिया कौन सी वस्तुएं की जाएंगी। लेकिन अन्य किसी व्यक्ति को या फर्म को केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर दे के भेजा जाता है कोई लेख, तो उसका वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ एक मामलों में किया जाता है, और वो कौन कौन से मामले हैं? आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू लेजिटिमेट पर्सनल ऑफ अ फर्म रेंटिंग ए पोस्ट बॉक्स। अब मान लीजिए कोई भी फर्म है, कोई भी फर्म जब भी पोस्ट बॉक्स किराए पर लेगी तो उसके जितने भी वैध कर्मी होंगे, उस फर्म के वैध कर्मियों को संबोधित डाक वस्तुओं का वितरण उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फैमिली मेंबर्स एंड गेस्ट ऑफ द रेंटर। उसके बाद किराएदार के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसके घर के सदस्य या फिर उसके जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको संबोधित डाक वस्तुओं का वितरण भी उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टुवर्ड्स ट्रेनीज और इनमेट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड एंड नोन अथॉरिटी। किसी मान्यता प्राप्त प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित किसी संस्था के प्रशिक्षार्थियों या संस्था में रहने वाले व्यक्तियों को संबोधित लेखों का वितरण भी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू कैजुअल विजिटर्स एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेइंग विद रेंटर। किराएदार के साथ
ठहरे हुए समय समय पर आने वाले आगंतुकों और व्यापारिक प्रतिनिधियों को संबोधित लेखों का वितरण भी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। अब मान लीजिए मैंने एक पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया, अब मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए अगर केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर करके एक आर्टिकल भेजा जाता है तो उसका वितरण जो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक फर्म हूं, तो मैं फर्म हूं, मैंने किराए पर एक पोस्ट बॉक्स लिया, तो मेरे अंडर जितने भी लेजिटिमेट पर्सनल है, जितने भी वैध कर्मी वहां पे काम करते हैं उस फर्म में, उनको संबोधित डाक वस्तुओं का वितरण उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जाएगा। फिर मेरे फैमिली मेंबर्स हैं या मेरे घर पे जो रिश्तेदार आएंगे उनके लेखों का वितरण भी उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जाएगा। तो ये वाला भी आ जाएगा कि किसी मान्यता प्राप्त प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित कोई भी संस्था है तो वहां पे जो भी प्रशिक्षार्थी होंगे या संस्था में रहने वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनको संबोधित लेख भी उसके माध्यम से वितरित किए जाएंगे। और किराएदार के साथ समय समय पर जो आने वाले आगंतुक होते हैं या व्यापारी प्रतिनिधि हैं जो किराएदार के साथ ठहरते हैं उनके लेखों का वितरण भी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। इफ रेंटर सो डिजायर्स, अगर जो किराएदार है वो चाहे, रेंटर और अलाइड कैन हैव वन कॉमन पोस्ट बॉक्स बट सेपरेट फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच कंसर्न। किराएदार उसके संबंधी अलाइड का एक साझा पोस्ट बॉक्स हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रत्येक पोस्ट बॉक्स के लिए जो किराया है वो अलग अलग होगा। रेंटर और अलाइड का एक कॉमन या साझा पोस्ट बॉक्स हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रत्येक समझौते के लिए किराया अलग अलग रहेगा। रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वीपी आर्टिकल मनी ऑर्डर, पंजीकृत बीमित वीपी लेख और मनी ऑर्डर। पिछली वीडियो में इस चीज़ के बारे में किया था कि आप इनको भी पोस्ट बॉक्स नंबर के ऊपर भेज सकते हैं। एड्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और फर्म रेंटिंग ए पोस्ट बॉक्स डिलीवर्ड और पेड थ्रू पोस्टमैन, यदि इन्हें किराए पर लेने वाली किसी विशेष व्यक्ति या फर्म को संबोधित किया जाता है तो इसका भुगतान या वितरण केवल डाकिए के माध्यम से किया जाएगा। कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल, कोई भी बीमित लेख, कोई भी मूल्य दे लेख या मनी ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट बॉक्स नंबर को भेजा जाता है। तो कैसे उसका वितरण किया जाएगा? डाकिए के माध्यम से उसका वितरण किया जाएगा। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से इस तरह की डाक वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाता है। इफ इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी इट इज फाउंड दैट देयर इज नो पोस्ट बॉक्स इन द नेम ऑफ एड्रेसी और पे, लेकिन वितरण के कार्यालय में यह पता चलता है कि भाई इनके नाम पर तो कोई भी पोस्ट बॉक्स है ही नहीं, तो क्या किया जाएगा? और ही इज सीज्ड टू बी अ रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स, या फिर वो प्रेजेंट में पोस्ट बॉक्स का किराएदार नहीं है, आर्टिकल विल बी रिटर्न टू सेंडर और रिमिटर। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी डाक वस्तुओं का वितरण करने की कोशिश नहीं की जाती है। वहां पे क्या किया जाता है? ऐसी डाक वस्तुओं को प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। तो सेंडर कौन हो जाएगा? जो आर्टिकल भेजेगा। रिमिटर कौन होता है? जो मनी ऑर्डर भेजता है उसको रिमिटर कहते हैं। तो ऐसी डाक वस्तुओं को सेंडर या रिमिटर को वापस कर दिया जाएगा, वहां पे उनके वितरण की कोशिश नहीं की जाती है। Any person including firm or other body who wants to take post box on a rent submit an application in a writing in forum prescribed to postmaster concerned। कोई भी व्यक्ति जो पोस्ट बॉक्स किराए पर लेना चाहता है वह संबंधित पोस्ट मास्टर को निर्धारित प्रपत्र में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे मैं अगर पोस्ट बॉक्स किराए पर लेना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे संबंधित पोस्ट मास्टर को इस चीज के लिए एक आवेदन करना पड़ेगा। और आवेदन जो कैसे किया जाएगा? निर्धारित प्रपत्र पर किया जाएगा, निर्धारित फोरम पर किया जाएगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी कि पोस्ट बॉक्स कोई भी व्यक्ति अगर किराए पर लेना चाहता है तो उसे इसके लिए आवेदन जो है संबंधित पोस्ट मास्टर को करना चाहिए। एप्लीकेंट स्पेसिफिकली स्टेट इन एप्लीकेशन एग्जैक्ट नेचर ऑफ बिजनेस। अब जो आवेदक होगा, क्योंकि मैं आवेदन कर रहा हूं तो मुझे कौन कौन सी चीजें बतानी पड़ेंगी? विशेष रूप से आवेदन में व्यवसाय की सटीक प्रकृति का उल्लेख करना होगा कि मैं कौन सा व्यवसाय करता हूं, उस चीज के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके नेचर के बारे में मुझे उस एप्लीकेशन में बिल्कुल अच्छे से साफ और स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा। Which should be duly certified by two respectable gentlemen not connected with him in any way, जिसे दो सम्मानीय सज्जनों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए, जो उससे किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। फिर यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आवेदन करना है। आवेदन मैं एक निर्धारित प्रपत्र पर करूंगा, प्रेस्क्राइब्ड फोरम पर करूंगा। किसे करूंगा?
संबंधित पोस्ट मास्टर को करूंगा। दूसरी चीज, आवेदन में मुझे अपने व्यवसाय की सटीक प्रकृति बतानी होगी, सही सही से बताना होगा कि मेरा व्यवसाय जो एक्चुअल में है क्या। दूसरी बात, मुझे अपने व्यवसाय को 2 व्यक्तियों से, रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन से सत्यापित करवाना होगा, प्रमाणित करवाना होगा, जो मेरे साथ किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। फर्निश्ड ऑल पर्टिकुलर्स ऑफ हिज बिजनेस एड्रेस, उसके बाद उसे अपने व्यावसायिक पते के जितने भी विवरण है वो भी उस आवेदन में बताने होंगे। दैट विल नॉट इंसिस्टेड अपॉन इन केस ऑफ, लेकिन ये जो 2 चीजें हैं, कौन कौन सी 2 चीजें कि उसको ये सारे बिजनेस एड्रेस के पर्टिकुलर्स बताने पड़ेंगे, या उसको दूसरी चीज बोली गई है कि 2 रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन से उसको सर्टिफाई अपना करवाना पड़ेगा आवेदन को। तो ये वाली चीज़ों में कहाँ पे जोर नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोई भी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान है, प्राइवेट पार्टीज नोन टू पोस्ट मास्टर, या फिर कोई भी निजी पार्टियां जिन्हें पोस्ट मास्टर व्यक्तिगत रूप से जानता है, तो उनके मामले में इस तरह के लिए कोई भी बात के लिए जोर नहीं दिया जाएगा कि आप 2 रिस्पेक्टेबल विटनेसेस आके इसको सर्टिफाई करवाइए, या जो भी बिजनेस एड्रेस है उसके पूरे विवरण हमें प्रस्तुत कीजिए। तो इन दोनों के मामले में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट पार्टीज जिन्हें पोस्ट मास्टर व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इनके मामले में ऐसी किसी भी चीज के ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन को वो सेटिस्फाई ना करें तो ये चीजें उनको करवानी पड़ेंगी, उनको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, और जो भी बिजनेस एड्रेस के पर्टिकुलर्स रहेंगे वो भी उनको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। अदरवाइज एस्टेब्लिश्ड देयर आइडेंटिटी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पोस्ट मास्टर, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्राइवेट पार्टी जो पोस्ट मास्टर जिन्हें जानता है वो भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें पोस्ट मास्टर की संतुष्टि के लिए अपनी पहचान जरूर स्थापित करनी पड़ेगी, तभी उनको पोस्ट बॉक्स की सुविधा का लाभ मिल पाएगा। एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय रेंटर और एप्लीकेंट फाउंड इनकरेक्ट और फाउंड दैट पोस्ट बॉक्स इज मिसयूज्ड बाय रेंटर। अब यहाँ पे क्या चीज बोल गया, रेंटर जो जिसने पोस्ट बॉक्स किराए पर ले लिया है या फिर जिसने आवेदन उसके लिए अभी किया है, तो किसी के द्वारा भी अगर पाया जाता है कि उसने कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो बिजनेस एड्रेस के बारे में गलत प्रोवाइड करवाई है, तो क्या किया जाएगा, पोस्ट ऑफिस हैव राइट टू विड्रॉ पोस्ट बॉक्स विदाउट नोटिस और रीजन बीइंग असाइंड। तो वहां पे पोस्ट ऑफिस के पास क्या सुविधा रहती है, पोस्ट ऑफिस के पास क्या अधिकार रहेगा, वो बिना कोई कारण बताए और बिना किसी सूचना के पोस्ट बॉक्स की सुविधा को वापस ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी एप्लीकेंट के द्वारा या रेंटर के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड करवाई जाती है, पोस्ट ऑफिस के पास क्या यहाँ पे हक रहेगा, वो पोस्ट बॉक्स की सुविधा को बिना कोई कारण बताए या बिना किसी सूचना दिए हुए रद्द कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो इस तरह से ये रहेगा। इन इवेंट ऑफ रेंटर चेंजिंग इज बिजनेस एड्रेस, अब यहाँ पे क्योंकि उसको बिजनेस एड्रेस भी बताना पड़ेगा, अपने व्यावसायिक पते के जितने भी विवरण हैं वो प्रस्तुत करने होंगे, लेकिन रेंटर बाद में जब उसने पोस्ट बॉक्स किराए पर ले लिया, वो अपने व्यावसायिक पते में कोई भी चेंज करना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, और शिफ्टिंग इज ऑफिस टू अनदर प्लेस, या फिर वो किसी दूसरी जगह पे अपना कार्यालय शिफ्ट करना चाहता है, इन्फॉर्म पोस्ट मास्टर अबाउट चेंज विद इन 7 days ऑफ सच चेंज। तो इस तरह के बदलाव के 7 दिनों के भीतर पोस्ट मास्टर को बदलाव के बारे में सूचित करना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले मेरा एड्रेस जो बिजनेस एड्रेस था वो कुछ और था जो मैंने आवेदन के समय बताया था। अब जब मैंने पोस्ट बॉक्स किराए पर ले लिया, उसके बाद मैं अपना बिजनेस एड्रेस चेंज करना चाहता हूं या अपना ऑफिस किसी अन्य जगह पे शिफ्ट करना चाहता हूं, तो मुझे इस बदलाव के बारे में, इस चेंज के बारे में पोस्ट मास्टर को सूचना देनी होगी। लेकिन कितने दिनों के भीतर, चेंज करने के 7 दिनों के भीतर इस चीज के बारे में सूचना देनी होगी। इन द इवेंट ऑफ हिज फेलियर टू डू सो, लेकिन वो अगर ऐसा करने में विफल रहता है, मतलब कि वो 7 दिनों के भीतर इस तरह के परिवर्तन के बारे में पोस्ट मास्टर को बताने में विफल रहता है, फेल हो जाता है, और फर्निशिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विद दिस रिगार्ड, या फिर इसके संबंध में वो कोई भी गलत जानकारी देता है, पोस्ट बॉक्स विल बी विड्रॉन विदाउट नोटिस और विदाउट एनी रीजन बीइंग असाइंड। तो वहां पे भी सेम किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पोस्ट ऑफिस बिना कोई कारण बताए, बिना कोई सूचना दिए पोस्ट बॉक्स की सुविधा को वापस ले लेगा। नो रेंटर एंटाइटल्ड टू, अब कोई भी किराएदार है वो कौन सी चीज़ों की मांग नहीं कर सकता है। डिमांड दैट अ पोस्ट बॉक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर और पोस्ट बॉक्स इन एनी पर्टिकुलर रो और पोजीशन शुड बी अलॉटेड टू हिम। तो कोई भी किराएदार इस चीज़ की मांग नहीं कर सकता है कि उसे किसी विशेष संख्या का या फिर विशेष किसी पंक्ति में या विशेष किसी स्थान पर पोस्ट बॉक्स दिया जाए। तो उसको जो भी नंबर का पोस्ट बॉक्स मिलेगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी रो में उसको मिलेगा वहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा,
जो भी पोजीशन में मिलेगा वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो डिमांड नहीं कर सकता है कि मुझे यही वाला या इसी नंबर वाला पोस्ट बॉक्स चाहिए, यहीं पे चाहिए, इसी जगह पे चाहिए, ऐसी वो कोई भी डिमांड नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं, प्रेस्क्राइब्ड रेंट इज टू बी पेड इन एडवांस। अब जो निर्धारित किराया होगा पोस्ट बॉक्स के लिए उसको आपने अग्रिम में जमा करना होता है, अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर रेंटिंग ए पोस्ट बॉक्स और रिन्यूअल देयर ऑफ। अब मान लीजिए आपने पोस्ट बॉक्स के लिए आवेदन किया है, तो आवेदन करते समय ही आपको उसके लिए किराए का भुगतान भी करना पड़ेगा। मतलब कि आपको एडवांस में किराए का भुगतान करना पड़ता है। आप उसको रीन्यू करना चाहते हैं, उसके किराए की अवधि जो है उसका नवीकरण करना चाहते हैं। आपने पहली बार जो है पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया, आपकी मर्जी है, 1 साल के लिए लिया, 3 महीनों या जो भी लिया आपने, 1 साल के लिए लिया है, तो 1 साल के लिए जब 1 साल समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप इसको आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो जब इसके नवीकरण के लिए, इसके रिन्यूअल के लिए आप क्या भेजेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे, उसी समय आपको आगे वाले रेंट का भुगतान करना पड़ेगा, मतलब अग्रिम में आपको जमा करना पड़ेगा। रेंटर नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम ए रिफंड ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ रेंट पेड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के आवंटन के संबंध में किराएदार के द्वारा भुगतान किए गए किराए के पूरे या किसी भी हिस्से की वापसी का दावा करने के लिए किराएदार हकदार नहीं होगा। अब आप मान लीजिए पोस्ट बॉक्स के आवंटन के लिए आपको पोस्ट बॉक्स की सुविधा चाहिए, उसके लिए आपने क्या किया है, जो भी भुगतान किया है, जो भी डिपॉजिट किया है, आप उसको वापस मांगने के हकदार नहीं होते हैं, ठीक है, चाहे आपको पोस्ट बॉक्स किराए पर मिले या ना मिले। If any claim in a writing for such a refund reaches the postmaster before he makes such allotment, he may admit such claim in whole or in part। लेकिन क्या होता है, अब मान लीजिए पोस्ट बॉक्स अभी किराए पर आपको नहीं मिला है, किराए पर मिलने से पहले ही आपका आवेदन, क्या आप किस चीज़ के बारे में आवेदन की क्लेम आप करना चाहते हैं, मुझे पोस्ट बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे क्लेम वापस मिल जाए, मुझे क्लेम चाहिए, तो वहाँ पे अगर पोस्ट मास्टर के पास उस पोस्ट बॉक्स के आवंटन से पहले आपका लिखित में ये जो है क्लेम पहुँच जाता है, तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, आपको क्लेम दे सकता है। वो पूरा भी आपको वापस कर सकता है या उसका कुछ हिस्सा भी आपको वापस कर सकता है, तो इसमें पोस्ट मास्टर के पास रहेगा, लेकिन आवंटन करने से पहले ही आपको ये क्लेम मिल सकता है। आगे चलते हैं, रेंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पोस्ट बॉक्स। किसी भी पोस्ट बॉक्स के संबंध में भुगतान किया गया किराया कैन नॉट बी एडजस्टेड इन होल और इन पार्ट अगेंस्ट रेंट और डिपॉजिट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पोस्ट बॉक्स। तो किसी भी पोस्ट बॉक्स के संबंध में भुगतान किया गया किराया अन्य पोस्ट बॉक्स के संबंध में किराए या जमा के रूप में पूर्ण या आंशिक रूप से समायोजित नहीं किया जाएगा। आपने एक पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया, उसके संबंध में आपने किराया डिपॉजिट कर दिया, उस किराए को या डिपॉजिट को आप किसी दूसरे पोस्ट बॉक्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि वो उसी पोस्ट बॉक्स के लिए रहेगा जिसके लिए आपने डिपॉजिट किया हुआ है। ड्यूरिंग रेंटल पीरियड, अब जो भी किराए की अवधि होगी उसके दौरान, इफ की एंड लॉक लोस्ट बाय रेंटर, किराएदार से ताला और चाबी दोनों गुम हो जाते हैं या नोट इन वर्किंग कंडीशन, या फिर वो वर्किंग कंडीशन में या काम करने की स्थिति में नहीं है, ब्रिंग द मैटर इमीडिएटली टू नोटिस ऑफ पोस्ट मास्टर, तो वहां पे इस मामले को तुरंत पोस्ट मास्टर के ध्यान में लाया जाएगा। तो किराए की अवधि के दौरान ताला और चाबी अगर गुम हो जाते हैं या वो काम करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो इस चीज़ के बारे में आपको क्या करना चाहिए, पोस्ट मास्टर को बताना चाहिए। क्रेडिट कॉस्ट ऑफ बोथ की एंड लॉक, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहती है, आप ताला और चाबी दोनों की कॉस्ट जमा करेंगे इफ बोथ की एंड लॉक और ओनली लॉक लॉस्ट और डैमेज। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी ध्यान में आपको चीज़ रखनी है कि आपको दोनों का किराया या दोनों की कॉस्ट यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। कब करनी पड़ेगी, अगर आपने दोनों को गुम कर दिया है या फिर केवल ताला खराब हो गया है या गुम हो गया तब आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ चाबी को गुम किया है या वो खराब हो गया तो इसमें आपको सिर्फ चाबी की कीमत ही जमा करनी पड़ेगी। ऑन क्रेडिटिंग दी कॉस्ट, जब आप इनकी कीमत या लागत को जमा कर देते हैं, न्यू लॉक और की सप्लाइड एज केस मे बी बाय दी पोस्ट मास्टर, तो वहां पे लागत जमा करने के बाद नया ताला या चाबी जैसा भी मामला होगा पोस्ट मास्टर के द्वारा उसकी आपूर्ति आपको कर दी जाएगी। आगे चलते हैं, फेलियर टू इंटीमेट द लॉस और डैमेज विल एंटेल कैंसलेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स, नुकसान या क्षति की सूचना देने में विफल रहने पर पोस्ट बॉक्स का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। तो आपने डैमेज की सूचना नहीं दी है, गुम होने की सूचना नहीं दी है, तो पोस्ट बॉक्स जो आपको अलॉट किया गया होगा उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। इन केस लॉस और डैमेज टू दी की द रेंटर एज सिक्योरिटी मेजर्स ही मे डिपॉजिट कॉस्ट ऑफ बोथ लॉक एंड की, देन न्यू लॉक एंड की विल बी
सप्लाई टू देम। तो यहाँ पे ऊपर हमने किया कि अगर केवल चाबी गुम होती है तो उसको केवल चाबी की कीमत जमा करनी होगी, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से वो क्या कर सकता है, ताला और चाबी दोनों की लागत जमा कर सकता है। ऐसा करने पर उसको नया ताला और चाबी पोस्ट मास्टर के द्वारा भेज दिया जाएगा, सप्लाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, if key and lock not surrendered by renter to postmaster within 15 days of expiry of period of rent or renting of post box not renewed within the aforesaid period, deposit will be forfeited। यदि किराए की अवधि की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर ताला और चाबी पोस्ट मास्टर को समर्पित नहीं किए जाते हैं या पोस्ट बॉक्स के किराए का नवीकरण नहीं किया जाता है तो जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 साल के लिए आपने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया, 1 साल की अवधि समाप्त होने के 15 दिन के भीतर अगर आप ताला और चाबी सरेंडर नहीं करते हैं पोस्ट मास्टर को या फिर इसका नवीकरण आप नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, किराए की अवधि समाप्त होने के बाद भी आपके पास 15 दिन का समय होता है उसके किराए की अवधि को रीन्यू करने के लिए, लेकिन 15 दिन के भीतर भी आप ऐसा नहीं करते हैं, ना ही ताला और चाबी पोस्ट मास्टर को सरेंडर करते हैं, तो आपके द्वारा डिपॉजिट की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा। If renter does not notify postmaster his intention not to renew the rental of post box before expire of rental period, but surrenders to him key and lock within 15 days of such expiry, postmaster refund portion of deposit it रिप्रेजेंटिंग दी कॉस्ट ऑफ लॉक एंड की। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बोली है, अगर किराएदार जो है वो पोस्ट मास्टर को सूचित नहीं करता है, अब वो आगे उसके किराए की अवधि का नवीकरण नहीं करना चाहता है, लेकिन वो किराए की अवधि समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर ताला और चाबी आकर पोस्ट मास्टर को सरेंडर कर देता है, तो जो भी इनकी लागत बनती है वो क्या की जा सकती है, रेंटर को रिफंड की जा सकती है। आगे चलते हैं। नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल इज एंटरटेन्ड अनलेस रीचेज पोस्ट मास्टर कंसर्न बिफोर एक्सपायरी पीरियड। इफ एप्लीकेशन नॉट रीच्ड टू पोस्ट मास्टर विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, एप्लीकेशन कंसिडर्ड एज फ्रेश वन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स। तो नवीकरण के लिए कोई भी आवेदन है उसके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा, अगर वह संबंधित पोस्ट मास्टर तक समाप्ति अवधि से पहले ना पहुंचे। यदि आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर पोस्ट मास्टर पर तक नहीं पहुंचता है तो पोस्ट बॉक्स के आवंटन के लिए आवेदन को फ्रेश माना जाएगा। फ्रेश माना जाएगा, फिर से आपको वही उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, बिजनेस एड्रेस के बारे में सारे पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। तो अगर किराए की अवधि समाप्त होने से पहले पहुंच जाता है तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद पहुंचेगा तो ऐसी कंडीशन में को फ्रेश एप्लीकेशन या नए आवेदन की तरह ट्रीट किया जाएगा। रेंटिंग पीरियड ऑफ पोस्ट बॉक्स की बात करें, पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि की बात करें, कमेंसेस फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच पोस्ट बॉक्स इज अलॉटेड। तो किराए की अवधि उस महीने के पहले दिन से आरंभ होती है जिसमें पोस्ट बॉक्स का आवंटन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब मान लीजिए मार्च के महीने में, क्या मार्च के महीने में 15 मार्च को मैंने एक पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया, इसके किराए की अवधि कब से शुरू होगी? आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, 1 मार्च से। जिस महीने में आप पोस्ट बॉक्स को किराए पर लेंगे उस महीने की पहली तारीख से पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं। पीरियड ऑफ रिन्यूअल ऑफ रेंट कमेंसेस फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली सक्सीडिंग द पीरियड ऑफ प्रीवियस रेंटल। अब यहाँ पे 1 मार्च को अगर आप क्या कर रहे हैं, 1 मार्च को आपने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया या फिर मार्च के महीने में लिया तो 1 मार्च से उसके किराए की अवधि शुरू हो जाएगी। 1 साल के लिए आपने लिया, इसका मतलब वो कब समाप्त हो जाएगा, आपके पास जो भी 28 फरवरी या जो भी आएगी वहां पे जाके वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप फरवरी के मंथ में जब इसका रिन्यूअल करेंगे तो इसके आगे का जो भी महीना आएगा यानी कि मार्च महीने से फिर से इसके किराए की अवधि जो है वो 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। मैन पोस्ट मास्टर अलॉट्स पोस्ट बॉक्स टू रेंटर। जब भी किराएदार को पोस्ट मास्टर के द्वारा पोस्ट बॉक्स अलॉट किया जाता है, ही इज सप्लाइड विद डिलीवरी टिकट। तो जब हमने फ्रैंकिंग मशीन के बारे में किया था वहाँ पे विंडो डिलीवरी टिकट के बारे में किया था फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइसेंसेज रिप्रेजेंटेटिव। लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि की पहचान के लिए विंडो डिलीवरी टिकट दी जाती है। लेकिन जब पोस्ट बॉक्स किराएदार को दिया जाता है, पोस्ट मास्टर के द्वारा अलॉट किया जाता है, तो उसको पोस्ट बॉक्स के साथ डिलीवरी टिकट, वितरण टिकट दी जाती है, विच विल बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम और हिज मैसेंजर ऑन डिमांड, जो उसे या फिर उसके मैसेंजर को डिमांड करने पर प्रस्तुत करनी होगी। जब भी मांगी जाएगी तो उनको वो देनी पड़ेगी। टिकट बेयर्स द सेम नंबर एज दैट अलॉटेड टू पोस्ट बॉक्स एंड इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। तो टिकट जो है उसके ऊपर सेम वही नंबर होता है जो पोस्ट बॉक्स का नंबर होता है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल ये नहीं होता है।
आगे चलते हैं, क्लियरेंस ऑफ पोस्ट बॉक्स बाय रेंटर। अब डाक वस्तुएं जो है या डाक लेख जो है वो तो पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल दिए, लेकिन किराएदार उन डाक वस्तुओं को पोस्ट बॉक्स में से कब निकाल सकता है? एट एनी टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो डाक घर के जो भी कामकाज के घंटे रहते हैं, उन पूरे कामकाज के घंटों के दौरान किसी भी समय किराएदार पोस्ट बॉक्स से अपनी डाक वस्तुएं निकाल सकता है। पोस्ट मास्टर में प्रोहिबिट क्लियरेंस ऑफ पोस्ट बॉक्स फॉर एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग हाफ एन आवर बिफोर ईच डिलीवरी फॉर पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द सॉर्टिंग ऑफ मेल्स। पोस्ट मास्टर छंटाई की सुविधा देने के लिए प्रत्येक वितरण से पहले किसी भी पोस्ट बॉक्स की निकासी को रोक सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो निकासी को रोकेगा कम से कम आधे घंटे की, अधिकतम जो है मैक्सिमम आधे घंटे की अवधि के लिए रोक सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास, रेंटर हैज नो राइट टू गेट डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स थ्रू पोस्ट बॉक्स विच आर एड्रेस्ड विदाउट पोस्ट बॉक्स नंबर। अब मान लीजिए कोई भी डाक वस्तु आती है, अगर तो उसको पोस्ट बॉक्स नंबर के ऊपर संबोधित किया है तब तो उसका वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन अगर उस डाक वस्तु के ऊपर पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं दिया गया है, उसको पोस्ट बॉक्स नंबर के ऊपर संबोधित नहीं किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो रेंटर रहेगा उसका यहाँ पे कोई भी हक नहीं बनता है कि वो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से ऐसी डाक वस्तु का वितरण ले। तो केवल वही डाक वस्तुएं वितरित की जाएंगी जिनको पोस्ट बॉक्स नंबर के ऊपर भेजा गया होगा। When postal articles addressed to post box number cannot place inside post box due to its big size, जब वो पोस्ट बॉक्स नंबर को संबोधित डाक लेख उनके बड़े आकार के कारण पोस्ट बॉक्स के अंदर नहीं रखे जा सकते हैं, तो पोस्ट मास्टर पोस्ट बॉक्स में सूचना पर्ची रखने का इंतजाम करेगा और लेख जो है उसको वितरण विभाग में रख लिया जाएगा। अब मान लीजिए कोई डाक वस्तु जो साइज में बहुत बड़ी है, उसकी वजह से उसको आप पोस्ट बॉक्स के अंदर नहीं रख पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में क्या किया आएगा, पोस्ट मास्टर वहां पे अरेंज करता है। किस चीज का अरेंज करता है? रेंटर और हिज मैसेंजर प्रेजेंटिंग द इंटीमेशन स्लिप टुगेदर विद द डिलीवरी टिकट। क्या यहाँ पे मिस हो गया? तो वहां पे पोस्ट मास्टर जो अरेंज करता है किस चीज का, कि इंटीमेशन स्लिप जो है वो उस डाक वस्तु की जगह पे पोस्ट बॉक्स में रखी जाए। फिर रेंटर और उसका जो मैसेंजर होगा वो क्या करेगा, इंटीमेशन स्लिप जो है वो डाकघर में लेके आएगा, साथ में डिलीवरी टिकट जो उसको पोस्ट बॉक्स के आवंटन के समय पोस्ट मास्टर के द्वारा दी गई होगी, ये दोनों चीजें लेके आएगा। उसके बाद उसको जो डाक वस्तु है वो वितरित कर दी जाएगी। When a renter unable to clear post box on account of loss of key or otherwise postal article addressed to post box delivered to him or his messenger at counter only during the hours prescribed for window delivery on presenting delivery ticket। जब किराएदार जो चाबी अपनी खो देता है पोस्ट बॉक्स की और किसी कारण अन्य कारण से भी वो पोस्ट बॉक्स की निकासी करने में असमर्थ है, तो ऐसी कंडीशन में पोस्ट बॉक्स को जो भी डाक वस्तुएं संबोधित की जाएंगी वो किराएदार को या उसके दूत को या मैसेंजर को विंडो डिलीवरी टिकट, विंडो डिलीवरी के लिए जो भी निर्धारित घंटे होंगे उनके दौरान डिलीवरी टिकट प्रस्तुत करने पर काउंटर पर दी जाएगी। तो विंडो डिलीवरी जो है क्लोज आगे आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं। विंडो डिलीवरी जो होती है वो क्या होती है, जब भी कोई व्यक्ति अपने स्वयं के लिए स्वयं जाकर डाकघर में प्राप्त करना चाहता है उसको हम कहते हैं विंडो डिलीवरी, और विंडो डिलीवरी के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ बोली है कि विंडो डिलीवरी के लिए जो भी घंटे निर्धारित किए जाएंगे उन घंटों के दौरान ऐसी डाक वस्तुओं का वितरण जो है वो रेंटर या उसका जो भी दूत या मैसेंजर होगा वो डाकघर के काउंटर पर जाकर प्राप्त कर सकता है। इफ रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स नॉट क्लियर इट फॉर अ वीक 7 days, पोस्ट बॉक्स का किराएदार यदि 1 सप्ताह तक 7 दिनों तक इसमें से डाक लेखों की निकासी नहीं करता है, नोटिस टू हिम फ्रॉम पोस्ट मास्टर बाई रजिस्टर्ड पोस्ट टू क्लियर, तो पोस्ट मास्टर पंजीकृत डाक के माध्यम से पोस्ट बॉक्स निकासी करने के लिए उसको एक नोटिस भेजेगा। नोटिस टू हिम फ्रॉम पोस्ट मास्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 सप्ताह तक अगर किराएदार पोस्ट बॉक्स की निकासी नहीं करता है, पोस्ट मास्टर क्या करेगा, उसको एक नोटिस भेजेगा। नोटिस कैसे भेजेगा? पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजेगा। क्यों भेजेगा? कि अपना पोस्ट बॉक्स जो है उसमें से डाक वस्तुओं की निकासी आप कर लीजिए। इफ आर्टिकल्स नॉट क्लियर्ड इवन आफ्टर दी नोटिस, इस नोटिस के बाद भी जो पोस्ट मास्टर के द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से उसको भेजा गया है, इसके बाद भी वो उसमें से आर्टिकल्स की निकासी नहीं करता है, दे विल बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्टमैन, तो उन डाक वस्तुओं का वितरण जो डाकी के माध्यम से कर दिया जाएगा। इफ पोस्टल आर्टिकल्स बेयर एड्रेस ऑफ रेंटर, अगर उन आर्टिकल्स के ऊपर प्रेषक का, रेंटर का, किराएदार का पता है और ही हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शन टू दिस इफेक्ट, और उसने ऐसा करने के निर्देश दे रखे हों कि अगर इसमें से निकासी नहीं करते हैं तो इन डाक वस्तुओं का वितरण जो डाक
डाकिये के माध्यम से कर दिया जाए। इफ आर्टिकल कैन नॉट बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्टमैन, अगर डाकिया भी उन डाक वस्तुओं का वितरण करने में विफल रहता है, दे विल बी ट्रीटेड एज अनडिलीवरेबल, तो ऐसी डाक वस्तुओं को अवितरण योग्य माना जाएगा, एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन सच मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर सच आर्टिकल, और फिर अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स का जैसे निपटान किया जाता है वैसे ही इन डाक वस्तुओं का निपटान भी कर दिया जाएगा। If not clear post box even after a registered notice will amount to misuse of post box, यदि पंजीकृत नोटिस के बाद भी पोस्ट बॉक्स की निकासी नहीं की जाती है तो इसे क्या माना जाएगा, पोस्ट बॉक्स का दुरुपयोग माना जाएगा कि आप उसका मिसयूज कर रहे हैं। और जब भी आप पोस्ट बॉक्स का मिसयूज करते हैं तो क्या किया जाता है, पोस्ट ऑफिस बिना कोई रीजन बताए पोस्ट बॉक्स की सुविधा वापस ले लेता है। इफ पोस्ट बॉक्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय रेंटर, अब किराएदार जो है वो पोस्ट बॉक्स की सुविधा नहीं चाहता है, रेंटर रिक्वायर्ड टू सरेंडर लॉक एंड की टू पोस्ट मास्टर, एंड पोस्ट मास्टर विल अरेंज टू रिफंड टू हिम द डिपॉजिट और सच पोर्शन ऑफ इट एज मे बी एडमिसिबल। तो जहाँ पे किराएदार जो पोस्ट बॉक्स आगे उसको आवश्यकता नहीं है पोस्ट बॉक्स की, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, किराएदार पोस्ट मास्टर को ताला और चाबी सौंप देगा। लेकिन कितने दिनों के भीतर भाई, 15 दिनों के भीतर सौंप देता है। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, जमा राशि या उसके हिस्से को वापस करने की व्यवस्था करेगा जो भी स्वीकार्य, मतलब जो भी एडमिसिबल होगा। जैसे अगर लॉक और की दोनों ही वर्किंग कंडीशन में है तो दोनों की कॉस्ट जो भी बनेगी वो वापस करने की उसके लिए व्यवस्था करेगा, या फिर जो भी है उसी के अकॉर्डिंग करेगा। नो रिफंड विल बी ग्रांटेड इफ लॉक एंड की एट द टाइम ऑफ सरेंडर आर नॉट इन वर्किंग कंडीशन। अब जो ताला और चाबी उसके द्वारा सरेंडर किए जा रहे हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कोई भी रिफंड नहीं किया जाएगा, उसको कोई भी धन वापसी नहीं की जाएगी। Post box holder who receives a large quantity of mail which cannot be conveniently put into post box, he may rent additional post box on same terms and condition, but same post box number will be allotted to him। अब पोस्ट बॉक्स धारक है उसको बड़ी संख्या में डाक वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनको आसानी से एक पोस्ट बॉक्स के अंदर नहीं रखा जा रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है, वो सेम टर्म्स और कंडीशन पर एक अन्य पोस्ट बॉक्स किराए पर ले सकता है। यहाँ पे उसको जो फैसिलिटी मिल जाएगी वो क्या होगी, पहले वाले पोस्ट बॉक्स का और दूसरे वाले पोस्ट बॉक्स का किराया नंबर जो है वो सेम रहेगा। आगे चलते हैं, रेंट फॉर अवेलिंग पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी, पोस्ट बॉक्स सुविधा किराए पर लेने के लिए जो आपको किराया देना पड़ेगा वो क्या है, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के लिए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का जो किराया है वो 150 रुपीज़ है। पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर और बीच में लगा है तो मतलब अलग अलग के लिए पूछा है तो 150 रुपये, अकेला पूछा जाए पोस्ट बॉक्स 150 रुपये, अकेला पूछा जाए पोस्ट बैग तब भी 150 रुपये हो जाएगा। पोस्ट बॉक्स और साथ में लग गया तो इसका भी 150 हो जाएगा, लेकिन दोनों के बीच में एंड लग गया, इसका मतलब दोनों के बारे में बताना है। तो दोनों के लिए अगर एक साथ आप इनको किराए पर लेते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग फॉर 3 कैलेंडर मंथ्स और पार्ट देयर ऑफ, अब 3 महीनों के लिए उसके हिस्से के लिए, मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने या 3 महीने के लिए अगर आप इसको किराए पर लेना चाहते हैं और बीच में आ गया मतलब अलग अलग के लिए पूछा है, पोस्ट बॉक्स लेते हैं तो 50 रुपये, पोस्ट बैग 3 महीनों के लिए किराए पर लेते हैं तब भी 50 रुपये लिए जाएंगे। पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फॉर 3 कैलेंडर मंथ्स और पार्ट देयर ऑफ 80 रुपीज़। अब 3 महीनों के लिए आप दोनों को एक साथ किराए पर लेते हैं तो 80 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो ये था क्लोज नंबर आपके पास 55 जिसमें आ जाते हैं पोस्ट बॉक्स के बारे में। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 56। क्लोज नंबर 56 में आपके पास आ जाएंगे पोस्ट बैग। पोस्ट बैग जो है कहाँ पे उपलब्ध रहेंगे, सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इन अ बैग विच अलोंग विद लॉक एंड डुप्लीकेट की इज सप्लाइड बाय द रेंटर। एक बैग में डाक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली होती है जिसमें ताला और डुप्लीकेट चाबी की आपूर्ति किराएदार के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट बैग एक बैग होता है जिसके माध्यम से डाक वस्तुओं का वितरण जो है वो किया जाता है। इसमें ताला और चाबी भी साथ में रहते हैं जिसकी आपूर्ति कौन करेगा, किराएदार के द्वारा की जाएगी। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल एट ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज। हमने ऊपर पोस्ट बैग के बारे में किया, पोस्ट बैग की सुविधा कुछ एक डाकघरों में उपलब्ध होगी जैसा कि हेड ऑफ सर्कल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन पोस्ट बैग वाली सुविधा सभी वितरण डाकघरों में, सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज में उपलब्ध रहती है। वेदर पोस्ट बॉक्स सिस्टम इज अवेलेबल देयर और नॉट।
तो चाहे वहाँ पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम उपलब्ध हो या ना हो, तब भी आपको पोस्ट बॉक्स बैग वाली सुविधा वहाँ पे मिल जाएगी। तो पोस्ट बॉक्स वहाँ पे होगा या नहीं होगा इस चीज़ का इससे कोई भी मतलब नहीं है। सिस्टम की बात करें किस तरह से आपके आर्टिकल्स का वितरण इसके माध्यम से किया जाएगा। लोक्ड पोस्ट बैग विद द पोस्टल आर्टिकल्स प्लेस्ड इनसाइड द बैग इज हैंडेड ओवर टू रेंटर और हिज मैसेंजर ओवर द काउंटर ऑन प्रोडक्शन ऑफ डिलीवरी टिकट ड्यूरिंग आवर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर मेकिंग विंडो डिलीवरी। तो इसमें कैसे रहता है, ताला लगा हुआ डाक थैला जिसके अंदर आपकी डाक वस्तुएं रखी गई होंगी, ताला लगाया क्या, और इसकी डुप्लीकेट चाबी जो पोस्ट ऑफिस के पास रहेगी और एक चाबी आपके पास रहेगी। तो किराएदार या उसके दूत को विंडो डिलीवरी के लिए जो भी निर्धारित घंटे होंगे उसी के दौरान डिलीवरी टिकट प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना इसमें भी डिलीवरी टिकट यूज हो रही है और पोस्ट बॉक्स में भी डिलीवरी टिकट का यूज किया जाता है। तो सिस्टम जो है इसमें क्या रहता है, पोस्ट बैग जो आपको कब वितरित किया जाएगा पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर, जो भी घंटे निर्धारित होंगे विंडो डिलीवरी के लिए उन्हीं घंटों के दौरान इसका वितरण भी आपको पोस्ट ऑफिस काउंटर पर किया जाएगा। आर्टिकल्स विच कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स, कौन कौन से लेख हैं जिनका वितरण पोस्ट बैग के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पे पोस्ट बैग हो गया, तो इसमें आपके पास आ जाएंगे फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड, न्यूज़पेपर्स एंड पैकेट। तो पूरी तरह से भुगतान किए हुए अपंजीकृत पत्र, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड, न्यूज़पेपर और पैकेट, इनका वितरण जो है वो पोस्ट बैग के माध्यम से किया जा सकता है। आगे चलते हैं। पोस्ट बैग अलोंग विद लॉक एंड डुप्लीकेट कीज सप्लाइड बाय रेंटर। तो ताला और डुप्लीकेट चाबी के साथ पोस्ट बैग भी है। ये सारी चीज़ें इसमें ताला भी, डुप्लीकेट चाबी भी और पोस्ट बैग भी किराएदार के द्वारा ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ पोस्ट बॉक्स जो हमने ऊपर जो किया है उसके क्या फ़ायदे रहते हैं। रेंटर नोट नीड टू वेट फॉर पोस्टमैन फॉर हिज बीट डिलीवरी। बीट क्या होती है, गश्त होती है जहाँ पे उनको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना होता है। तो डाकिए का इंतजार उनको नहीं करना पड़ता है कि डाकिया गश्त में आएगा हमारे आर्टिकल्स का वितरण करेगा। इस चीज़ के लिए उनको वेट नहीं करनी पड़ती है क्योंकि डाकिया आएगा, पोस्ट बॉक्स के अंदर डाक वस्तुएं डाल के चला जाएगा। पोस्ट ऑफिस गेट रेवेन्यू बाई वे ऑफ रेंट। और किराए के माध्यम से पोस्ट ऑफिस को राजस्व मिल जाता है, यानी कि किराए के माध्यम से पोस्ट ऑफिस को भी यहाँ पे आमदनी हो जाएगी। रिडक्शन इन वर्कलोड ऑफ पोस्टमैन, डाकिए के काम में भी थोड़ी सी कमी हो जाएगी, मतलब उसका वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा। सेफ्टी ऑफ लेटर्स इज इंटरेस्टेड, और पत्रों की सुरक्षा इसमें सुनिश्चित हो जाती है। तो ये हमने कर लिया किराए के बारे में, ऊपर कर लिया, इसको एक बार फिर से आपने अच्छे से पढ़ लेना है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पीएन, पत्र बॉक्स चपरासी के क्या कर्तव्य रहते हैं। Collect letters from letter boxes within area allocated to him at the scheduled time। निर्धारित समय पर उसे आवंटित क्षेत्र के भीतर लेटर बॉक्स से पत्रों को एकत्र करना होगा। अब यहाँ पे देखो भाई, पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डाक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा, लेकिन लेटर बॉक्स के माध्यम से क्या किया जाता है, पत्रों की पोस्टिंग की जाती है। तो एक एरिया इसको दिया जाता है लेटर बॉक्स पीएन को, उसी एरिया के भीतर जितने भी लेटर बॉक्सेस होंगे जिनका यूज किसके लिए किया जाएगा, लेटर्स को पोस्ट करने के लिए, अन्य डाक वस्तुओं को पोस्ट करने के लिए किया जाएगा। तो वो लेटर बॉक्सेस की जाके निकासी करेगा। कहां से करेगा, जो भी एरिया उसको एलोकेट किया गया होगा, दिया गया होगा। कलेक्टेड लेटर्स डिलीवर्ड टू पोस्ट ऑफिस। अब वहां से जो भी पत्रों को वो एकत्र करेगा, डाकघर में आके उनका वितरण करेगा, इनके डाकघर में आके उनको सौंप देगा। ही शुड फॉलो अ प्लान्ड रूट टू क्लियर लेटर बॉक्सेस। अब ये जो लेटर बॉक्स पीएन होता है अपनी मर्जी से नहीं कि किसी भी पहले पोस्ट बॉक्स लेटर बॉक्स के पास चले गए, वो पहले से एक निर्धारित शेड्यूल होता है, ठीक है। तो उसे नियोजित मार्ग का अनुसरण करना होगा, जैसे मार्ग होगा उसी के अकॉर्डिंग उसे जाना होगा, ठीक है। रोज का जो भी रहेगा, मतलब कि पहले अगर पहले वाले पे गया तो अगले दिन भी उसी पे जाएगा, हर रोज उसी पे पहले नंबर पे जाएगा, फिर अगले पोस्ट लेटर बॉक्स पे जाएगा, फिर उसके बाद अगले पे। तो यहाँ पे प्लान्ड रूट रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसे लेटर बॉक्सेस की क्लियरेंस करनी होती है। चेंज आवर प्लेट्स एंड लॉकिंग दी लेटर बॉक्सेस। उसके बाद घंटे वाली प्लेटें जो है उनको बदलेगा और लेटर बॉक्स को लॉक भी लगाएगा। सॉर्टिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल्स एट पोस्ट ऑफिस। डाक घर में आवक और जावक डाक की छंटाई करने का काम इसको सौंपा जा सकता है। स्टैंपिंग, सीलिंग एंड अनलोडिंग दी मेल्स। डाक पर जैसे स्टैंपिंग, मोहर वगैरह लगानी है, सील करना है या डाक को उतारने में मदद इसके द्वारा की जाती है। लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू नो द आवर्स एट विच द लेटर बॉक्सेस इन देयर बीट्स आर क्लियर्ड
department and at which mails are dispatched from and delivered at the post office. लेटर बॉक्स अटेंडेंट को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी गश्त के भीतर जितने भी लेटर बॉक्सेस हैं उनकी निकासी का क्या समय है, या फिर वह समय भी उसको पता होना चाहिए जिस समय डाक घर से डाक को प्रेषित या फिर डाकघर द्वारा वितरित किया जाता है. इट इज देयर ड्यूटी पंक्चुअली टू क्लियर द लेटर बॉक्सेस इन देयर बीट्स. तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि उनकी गश्त के भीतर जितने भी लेटर बॉक्सेस होंगे पंक्चुअली समयबद्ध पर उनकी समय पर उनकी निकासी करेंगे. एंड आल्सो टू bring to notice of postmaster any damage to or defect in any letter box that may be observed by him. अब कोई भी लेटर बॉक्स है उसको कोई भी वहां पे देखेगा उसको नुकसान पहुंच गया है या उसमें कोई भी और दिक्कत है, ऐसी कंडीशन में उसका ये कर्तव्य बनता है कि ऐसी किसी भी डैमेज के बारे में वो क्या करेगा, पोस्ट मास्टर को इस चीज के बारे में सूचना देगा. तो इसका कर्तव्य बनता है. आगे चलते हैं क्लियरेंस ऑफ आउटसाइड लेटर बॉक्सेस. बाहरी लेटर बॉक्सेस की निकासी के बारे में. मैंने लेटर बॉक्स attendant is about to proceed on his round, the postmaster or responsible assistant should make over to him the keys of letter boxes and changeable hour plates when letter boxes are provided with these plates. तो जब भी लेटर बॉक्स अटेंडेंट अपने राउंड पर जाने वाला हो लेटर बॉक्सेस की निकासी करने के लिए, तो पोस्ट मास्टर या जिम्मेदार सहायक उसको क्या करेगा, लेटर बॉक्स की चाबियां सौंपेगा और साथ में लेटर बॉक्सेस के साथ अगर आवर प्लेट्स हैं, घंटे वाली प्लेटें हैं, तो उसको आवर प्लेट्स भी सौंपी जाएंगी. किसके द्वारा, जिम्मेदार सहायक या फिर पोस्ट मास्टर के द्वारा सौंपी जाएंगी. एंड अ बैग इन विच टू प्लेस आर्टिकल्स फाउंड इन लेटर बॉक्सेस. दूसरी बात, उसको क्या दिया जाएगा, एक थैला दिया जाएगा. थैला क्यों दिया जाएगा, क्योंकि वो लेटर बॉक्सेस में से जो भी डाक वस्तुओं को निकालेगा उनको रखने के लिए कोई जगह चाहिए, तो वो उसको एक थैला दिया जाता है जिसमें वो लेटर बॉक्सेस में से निकासी किए गए लेखों को रख सकता है. आफ्टर द लास्ट लेटर बॉक्स हैज बीन क्लियर्ड, जैसे ही वो लास्ट लेटर बॉक्स को, अंतिम लेटर बॉक्स की निकासी करेगा, लेटर बॉक्स अटेंडेंट मस्ट रिटर्न विदाउट डिले टू पोस्ट ऑफिस. तो उसे वहां से, ठीक है, जैसे उसने लास्ट लेटर बॉक्स की निकासी की, बिना किसी देरी के उसे वापस डाक घर में लौट के आ जाना चाहिए. मेरे पोस्ट मास्टर और रिस्पॉन्सिबल अटेंडेंट विल रिसीव फ्रॉम हिम द कीज ऑफ लेटर बॉक्सेस, आवर प्लेट्स एंड बैग. तो वहां पे जो पोस्ट मास्टर है, ये रिस्पॉन्सिबल अटेंडेंट रहेगा, वो क्या करेगा, डाकिए से चाबियां, लेटर बॉक्स की आवर प्लेट्स जो रहेंगी और साथ में जो बैग रहेगा जिसमें उसने लेटर बॉक्सेस की निकासी के बाद पत्रों को रखा होगा या आर्टिकल्स को रखा होगा, वो उनसे वापस ले लेगा. तो कौन लेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, पोस्ट मास्टर या रिस्पॉन्सिबल अटेंडेंट को जाके वो सौंप देगा. The keys of letter boxes and our plates must be kept in custody of postmaster or responsible assistant and never give out to the letter box attendant except at the hour fixed for them to leave the post office for the purpose of clearing the letter boxes. लेटर बॉक्स की चाबी और घंटे की प्लेट पोस्ट मास्टर या जिम्मेदार सहायक की हिरासत में रखी जानी चाहिए और लेटर बॉक्स अटेंडेंट को कभी भी लेटर बॉक्स की निकासी करने के उद्देश्य से निर्धारित घंटों के अलावा कभी भी नहीं दी जानी चाहिए. तो लेटर बॉक्स की जो चाबियां रहेंगी वो पोस्ट मास्टर या जो भी संबंधित सहायक होगा उसके पास रहेंगी. तो जब उसकी निकासी करनी है लेटर बॉक्सेस की, उसी समय लेटर बॉक्स अटेंडेंट को ये चाबियां और घंटे की प्लेटें दी जाएंगी. जब उसका समय नहीं है तो ये चाबियां जो है वो रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट या पोस्ट मास्टर के पास ही रहनी चाहिए. आगे चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेटर बॉक्स अटेंडेंट टू कैरी मेल्स. डाक को ढोने के लिए, ले जाने के लिए लेटर बॉक्स अटेंडेंट का क्या काम होता है, क्या उसकी ड्यूटीज रहती हैं. Letterbox attendants employed in post offices that have town, sub or branch offices attached to them may be employed in addition to their अदर ड्यूटीज. तो जो भी ऐसे डाकघर होते हैं क्या जिसमें लेटर बॉक्स परिचारक काम करते हैं, उनके साथ जो भी टाउन उप डाकघर या फिर शाखा डाकघर जुड़े होते हैं, वहां पर क्या होता है, लेटर बॉक्स अटेंडेंट को उनके काम के अलावा अन्य काम भी सौंपे जा सकते हैं. इन कन्वेइंग, कौन कौन से काम सौंपे जा सकते हैं, इन कन्वेइंग मेल टू एंड फ्रॉम दी टाउन सब और ब्रांच ऑफिस. नगर उप डाकघरों या नगर शाखा डाकघरों को डाक लेके जाने या वहां से डाक लेके आने का काम. देयर सर्विसेज में बी यूटिलाइज्ड एज पैकर, उनकी सेवाओं का उपयोग पोस्ट ऑफिस में पैकर के रूप में भी किया जा सकता है. ये जानते होंगे पैकर क्या होता है. लेटर बॉक्स अटेंडेंट आर आल्सो नॉट परमिटेड टू पे मनी ऑर्डर्स अदर देन टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर. अब ये बंद हो चुके हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर लो. टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर्स के अलावा अन्य किसी भी मनी ऑर्डर का भुगतान करने के लिए लेटर बॉक्स अटेंडेंट को नहीं लगाया जा सकता है. तो ये था आपके पास पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग, लेटर बॉक्स अटेंडेंट की ड्यूटीज के बारे में. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर
देखने को मिल जाएंगे, अच्छे से आप इनको करेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या मैसेज करके आप उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।